हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और बेटा आज हम करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को बेटा हम शॉर्ट में बोलते हैं जीपी। ठीक है, कभी भी लिखा हो जीपी तो इसका मतलब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं। अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर बेटा इसकी भी एक सीरीज है। इसकी जो सीरीज है वो होती है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4 एंड सो ऑन। ये इसकी एक सीरीज है। इसी को कहते हैं फर्स्ट टर्म, इसको कहते हैं सेकेंड टर्म, इसको कहते हैं थर्ड टर्म, ऐसे इसको कहते हैं फोर्थ टर्म, बेटा इसको कहते हैं फिफ्थ टर्म। एंड ऐसी टर्म्स चलती रहती है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। और जो इसकी लास्ट टर्म होती है वो होती है ए आर एन माइनस 1। इसे हम कहते हैं nth टर्म। nth टर्म ये है जीपी सीरीज, जीपी की सीरीज। तो इसमें आपको पता चला इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है, जो इसके अंदर फर्स्ट टर्म है वो आपको पता चली वो ए है। लेकिन इसमें होती है कॉमन रेशो। कॉमन रेशो, अब कॉमन रेशो क्या होती है? कॉमन रेशो कैसे निकलती है? जैसे एपी में कॉमन डिफरेंस निकलता है, यहां पे कॉमन रेशो निकलती है और वो होती है सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, यानी कि अगर आप ए आर को ए से डिवाइड करोगे तो आपका क्या बचेगा? आर। या हो सकता है सेकंड को फर्स्ट से ना करो, आप कर लो थर्ड को सेकंड से करके देख लो। थर्ड को सेकंड से करो, ए से कट गया, आर से आर कट गया, तब भी बचा आर। तो यहां पे कॉमन डिफरेंस नहीं होता, यहां पे कॉमन रेशो होती है, याद रखना। तो यहां पे हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन रेशो चाहिए। कॉमन रेशो को हम आर से डिनोट करते हैं और रेशो निकलती है सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, या फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म, ऐसे निकलती है कॉमन रेशो। और हमें चाहिए इसका टीएन का फॉर्मूला। टीएन का फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस 1। टीएन का फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस 1। ये आपको याद रखना है, ये आपके कोर्स के अंदर एक सीरीज दे रखी है 3, 6, 12, 24, 48, 96। ध्यान से देखो इसमें क्या लिखा है, मैं आपको दिखाता हूं। लिखा है 3, 6, 12, 24, 48, 96, ये लिखा हुआ है। बेटा आपसे पूछना चाहता है क्या ये जीपी सीरीज है? मान लो अगर ये कहता है चेक करो, चेक करो इट इज जीपी, क्या ये जीपी सीरीज है? तो आप जीपी सीरीज कैसे चेक करोगे? आप रेशो चेक करोगे। रेशो कैसे निकालोगे? सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, 6 डिवाइड बाय 3, ये देखो 2 आ रहा है। 12 डिवाइड बाय 6, ध्यान से देखो ये भी 2 आ रहा है। 24 डिवाइड बाय 12, ये भी 2 आ रहा है। 48 डिवाइड बाय 24, ये भी 2 आ रहा है। तो आप देख सकते हो इसमें कॉमन रेशो सेम आ रही है, कॉमन रेशो सेम आ रही है। अगर कॉमन रेशो सेम है, कॉमन रेशो सेम है, कॉमन रेशो सेम थ्रू आउट द सीरीज, थ्रू आउट द सीरीज, अगर पूरी सीरीज में कॉमन रेशो सेम आती है तो इसका मतलब ये होता है कॉमन रेशो सेम आती है ना? जो भी कॉमन रेशो है सबकी सेम आ रही है। मान लो ये R1 था, ये R2, ये R3, ये R4, अगर कॉमन रेशो सेम आ रही है तो इसका मतलब ये जीपी सीरीज है। पहली चीज आ गई आपको, ठीक है? कॉमन रेशो सेम है यानी कि जीपी सीरीज है। और जो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां लिखा है कि देखो ईच टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय 2। एक तरीके से ये 3 था, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48। तो यहां पे लिखा है, यहां पे कांस्टेंट मल्टीप्लायर हो सकता है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसी को हम कॉमन रेशो कहते हैं। मतलब कॉमन रेशो को हम कॉमन मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं, ठीक है? कॉमन रेशो को कॉमन मल्टीप्लायर कह सकते हैं। लास्ट टर्म मैंने आपको बताई है, ये होती है लास्ट टर्म। अब इसको समझ लो ताकि हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकें। देखो बेटा मैंने आपको बताया जो इसकी लास्ट टर्म का फॉर्मूला है वो है टीएन ए आर एन माइनस 1।
मान लो आपको पेपर में फिफ्थ टर्म निकालनी है, T5 निकालना है, तो n हो गया 5, तो यहां पे लिखोगे तो क्या आ जाएगा AR5 माइनस 1 यानी कि AR4, है ना, यानी कि आपकी जो फिफ्थ टर्म होती है वो होगी AR4। मान लो आपको सेवंथ टर्म निकालनी है, तो क्या आएगी AR7 माइनस 1, तो AR6। अगर सेवन टर्म निकालनी है तो AR6। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो, मान लो अगर आपको टेंथ टर्म निकालनी है, टेंथ, तो टेंथ टर्म क्या निकलेगी AR9। 5 है तो 4 हो गया, 7 है तो 6 हो गया, 10 है तो 9 हो गया। अगर 15 है तो कितना होगा AR14, अगर 20 है तो कितना होगा AR19। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि यहां पे है n-1, तो n-1 का मतलब है यहां 20 है तो 19, अगर यहां पे 100 पूछ ली तो होगा AR99। दिस इज द जीपी सीरीज। अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने। फाइंड द 12th टर्म ऑफ द जीपी। आपको जीपी की 12th टर्म निकालनी है, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि 12th टर्म निकालो, यानी कि T12 निकाल के दो उसको। फाइंड द 12th टर्म ऑफ द जीपी विद कॉमन रेशियो 2, और वो क्लियर बोल रहा है कि जो भैया कॉमन रेशियो है वो मैं तुम्हें 2 दे रहा हूं। एंड द 8th टर्म इज 192। 8th टर्म देखो T8, 8th टर्म इज 192, 8th टर्म 192 है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो मैंने अभी आपको सिखाया है कि 8th टर्म का मतलब 8th टर्म का मतलब क्या हो गया ARn-1, ये हमारी Tn टर्म का फॉर्मूला है, Tn टर्म का फॉर्मूला है ARn-1। अगर आपको T8 निकालना तो क्या आ जाएगा, T8 आ जाएगा AR n की जगह पे 8-1। तो मैंने आपको बताया आप डायरेक्ट लिख सकते हो AR7, ये आपको इतना करने की अब जरूरत नहीं है, अब आप बड़े हो गए हो। लिखा हुआ था T8 192 है, T8 192 है, ध्यान रखना ये जीपी है, ये जीपी है। आपके पास जब क्वेश्चन आएगा पेपर में आपने पहले देखना है कि एपी है या जीपी है। एपी के फॉर्मूले अलग होते हैं, जीपी के फॉर्मूले अलग होते हैं। तो T8 का फॉर्मूला क्या होगा AR7 इज इक्वल टू 192, ये जीपी था AR7 192। अच्छा R की वैल्यू कितनी है 2, तो A 2 की पावर 7 192, A इंटू इज इक्वल्स टू 192 अपॉन 2 की पावर 7, तो A इज इक्वल्स टू कितना आ गया 192, 2 की पावर 7 होती है 2 4 8 16 32 64 128। अब ये दोनों किसी के टेबल से कटते हैं, वैसे तो कटते हैं, ये कटते हैं हमारे 62 से काटते रहो, नहीं तो ये वैसे 64 पे कटते हैं, 64 2 दा और 64 3 दा, ये आ गया 3/2। ए भी आ गया आपके पास। कह रहा है 12th टर्म निकालो, 12th टर्म व्हाट इज 12th टर्म, क्या सिखाया मैंने आपको AR11, तो A की जगह पे क्या आ जाएगा 3/2, R की जगह पे क्या आ जाएगा, R की जगह पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 11। आप चाहो तो इसे यहीं छोड़ दो, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि ये 2 1 है, यहाँ 11 है, 1 कट सकता है, 10 बच सकते हैं, तो आ गया 3 इंटू 2 की पावर 10, दैट्स इट। अच्छा अगर यही AP होता तो T12 का क्या फॉर्मूला होता, T12 का वो होता A + 11D। याद रखना जीपी में अलग फॉर्मूला है, AP में अलग फॉर्मूला है, ठीक है, याद रखना। ये मैंने आपको वैसे बता दिया, जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। फाइंड द 10th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी। क्लियर लिखा है जीपी है, क्लियर लिखा है जीपी है, क्लियर लिखा है जीपी है। और एक सेकेंड, जीपी है और जीपी में सीरीज दे रखी है 5 25 125। तो बेटा इसका ए कितना आ गया, इसका ए आ गया 5, ए आ गया 5। कॉमन रेशियो निकलती है इसमें, वो निकलती है सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, 25/5 यानी कि 5। देखो जब उसने बोल दिया ये जीपी सीरीज है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि हर एक को डिवाइड करोगे 25 डिवाइड बाय 5 125 डिवाइड बाय 5, नहीं, उसने बोल दिया ये जीपी सीरीज है, तो कॉमन रेशियो कैसे निकलेगी, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म,
ए भी आ गया, आर भी आ गया, निकालनी है 10th टर्म। व्हाट इज 10th टर्म? मैंने आपको सिखाया था ए आर 9, तो T10 इज इक्वल्स टू ए यानी कि 5 एंड 5 की पावर 9, इसकी पावर 1 है तो बेस सेम पावर ऐड। आप पेपर में ऐसा ही छोड़ाओगे 5 की पावर 10, 1 मार्कर ये क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड पार्ट में उसने पूछा nth टर्म बताओ। nth बेटा nth क्या होगी? वही ए आर n माइनस 1। ए है 5, आर है 5, n माइनस 1, इसकी पावर 1 है, बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड, 1 से 1 कट गया, दिस इज 5 की पावर n। बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको, क्योंकि ए की फॉर्मूले के बेस पे पूरी एक्सरसाइज है, ए की फॉर्मूले के बेस पे पूरी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ खास नहीं है क्वेश्चन। अ सीक्वेंस इज गिवन बाय द रिकर्सिव रूल, एक रिकर्सिव रूल दे रखा है, लिखा है T1 is 2 और Tn+1 जो है वो 3Tn-2 है, ऐसा एक रूल दे रखा है, और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और जो n है वो 1 या 1 से बड़ा है, ऐसा लिखा हुआ। अ सीक्वेंस इज गिवन बाय द रिकर्सिव रूल, फर्स्ट टर्म 2 दे रखी है और एक रूल दे रखा है, which term of the sequence in 730, which term of the sequence, इसकी कौन सी सीक्वेंस 730 वैल्यू होगी, वैल्यू। तो एक काम करते हैं, पहले इसकी सीक्वेंस बनाते हैं। मान लो अगर मैं n को डालता हूं 1, क्योंकि n 1 या 1 से बड़ा है तो 1 डाल देते हैं, तो 1 + 1 1 + 1 3, t × 1 -2, दिस इज T2 यानी कि टर्म 2 आ गई 3। व्हाट इज रिकर्सिव रूल? आपको बताया गया है रिकर्सिव का मतलब होता है प्रीवियस वैल्यू को यूज करके करंट वैल्यू निकालना। देखो T1 पहले से ही दे रखी थी, तो प्रीवियस वैल्यू को यूज कर रहे हैं, T1 की वैल्यू 2 को हम यूज कर रहे हैं और अगली वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखो निकल गई ना, ये कितना आ गया, 6 - 2 = 4। ऐसे ही अब आप क्या कर सकते हो, पहले 1 डाला, अब हम डाल देते हैं पुट n = 2, अब 2 डालते हैं, यहाँ 2 डालो, 2 + 1 2 + 1 3 × T2 - 2, this is T3, 3 T2, what is T2? T2 is 4 -2, 12 - 2 is 10। एक वैल्यू और निकाल के देख लेते हैं, ठीक है, 2 डाला, अब पुट n = 3, अब 3 डालते हैं इसके अंदर, तो 3 + 1 T, 3 + 1 3 T3 - 2, दिस इज T4 = 3। T3 की वैल्यू कहां से आएगी, क्योंकि रिकर्सिव रूल है तो पीछे से वैल्यू आएगी। ये देखो T3 की वैल्यू आ रही है 10 - 2, तो T4 मेरे पास आ गया 30 - 2 यानी कि 28। तो मेरे पास एक सीक्वेंस आ गई है, और वो सीक्वेंस क्या आ रही है, फर्स्ट नंबर है मेरे पास 2, दूसरा नंबर आ रहा है मेरे पास 4, तीसरा आ रहा है 10, कुछ ऐसा आ रहा है, और चौथा आ रहा है 28। चेक कर ले एक बार, आंसर सही है, 28। ऐसी वैल्यू चलती जा रही है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो बेटा, ना ये AP आ रही है ना ये GP आ रही है। देखो इसका डिफरेंस 2 था, इसका डिफरेंस 6 था, तो AP तो नहीं है। 4 को 2 से डिवाइड करो तो 2 आता है, 10 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आता है, ना ये AP है ना ये GP है। इसका मतलब हमें वैल्यूज पॉइंट्स को प्लॉट कर करके देखना पड़ेगा कि 730 कहां आता है। तो यानी कि पुट करेंगे अब n की वैल्यू 4, अब 4 डालो, इसमें 4 डालो, 4 + 1 T4 - 2 3, what is T4? 28 -2, 3 × 28 -2 करेंगे तो बेटा 82 आएगा। अब पुट करते हैं n = 5, n को 5 डालो इसके अंदर, तो T 5 + 1 3T5 - 2, 3 एज इट इज। रिकर्सिव रूल है तो T5 की वैल्यू पीछे से उठाएंगे, दिस इज T5 82 -2, 3 × 82 - 2, इसे माइनस करेंगे तो आ रहा है बेटा 244। ये आया हमारे पास T6 आ गया। अगर हम पुट करते हैं n की वैल्यू को 6 पुट करते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पे 6 पुट करो तो T6 + 1
3t × 6 -2। तो t7 क्या आ गया हमारे पास, देखो t7 = 3, t6 is 244 -2। 244 को 3 से मल्टीप्लाई करके बेटा 2 माइनस करो तो आ रहा है 730। वो यही तो पूछ रहा था, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 730। ना ये क्वेश्चन एपी का था, ना ये क्वेश्चन जीपी का था, ना ये एपी का था, ना ये जीपी का था, ये था रिकर्सिव रूल का था। यानी कि प्रीवियस वैल्यू को यूज करके नेक्स्ट वैल्यू निकालनी थी। आई रिपीट, प्रीवियस वैल्यू को यूज करके नेक्स्ट वैल्यू निकालनी थी। तो 730 आपकी कौन सी टर्म है, ये देखो, दिस इज सेवन टर्म, यानी कि सेवंथ टर्म इज 730 इन दिस रूल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जीपी की सीरीज में एक्सरसाइज में दे रखा था, बट कोई बात नहीं, रिकर्सिव रूल का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। रिकर्सिव रूल का मतलब यही है कि प्रीवियस वैल्यू को यूज करके नेक्स्ट वैल्यू को निकालना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द जीपी, क्लियर बोल दिया, जीपी सीरीज है, 2 6 18 डैश 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 इज 4374। क्लियर लिखा हुआ है, बस क्वेश्चन यहीं तक पढ़ते हैं अभी हम। विच टर्म ऑफ द जीपी 2618 इज 4374। आपसे पूछ रहा है जीपी में ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो ये कौन सी टर्म है? जीपी बोला उसने, बहुत बढ़िया। तो बताओ ए क्या है? ए इज 2। चाहिए कॉमन रेशियो होती है सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, यानी कि 3। 18 को 6 से डिवाइड करोगे तब भी 3 आएगा, बट आपको चेक नहीं करना क्योंकि उसने खुद बोल दिया जीपी सीरीज है, खुद बोला है जीपी है, तो खुद बोला जीपी है। और ये लास्ट टर्म क्या होती है? टीएन इज 4374। तो टीएन का फॉर्मूला हम सबको पता है, टीएन का फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस 1। टीएन की वैल्यू है 4374, ए की जगह पे 2, आर की जगह पे 3, एन माइनस 1। 2 इसके नीचे आ सकता है, तो 4374 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1। 2 से इसे डिवाइड करते हैं तो 2 to the 4, 2 1 the 2, 17, 2 8 the 16, 2 7 the 14, 3 की पावर n माइनस 1। अब 2187 किसका फैक्टर है वो चेक करते हैं। चेक करने के दो तरीके, या तो आप इसके फैक्टर करो 2187 के, ऐसे 3 7 the 21, 3 7 the 21, 3 to the 6 17, नहीं 3 to the 6 27, 3 9 the 27, फिर 3 से जाएगा 3 to the 6, 3 4 the 12, 3 3 the 9, फिर 3 से जाएगा 3 8 the 24, 3 1 the 3, फिर 3 से जाएगा 3 27 the 81, फिर 3 9 the 27, 3 3 the 9 और 3 1 the 3। 1 2 3 4 5 6 7। तो 2187 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1। और हम सब बच्चों को पता है पहले से ही कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स इक्वेट कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। तो 3 और 3 सेम है, तो 7 इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 उधर चला गया, तो n इज इक्वल टू 8। यानी कि 8th टर्म, इस सीरीज की जो 8th टर्म होगी वो होगी 4374। कॉन्सेप्ट को समझो, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, ये 8th टर्म है। हमारा क्वेश्चन निकल गया। अब आगे कहता है राइट द एक्सप्लिसिट फॉर्मूला एज वेल एज रिकर्सिव फॉर्मूला ऑफ द nth टर्म। देखो जी, अब उसने पूछ लिया एक्सप्लिसिट। देखो एक्सप्लिसिट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला का मतलब होता है डायरेक्ट फॉर्मूला। तो ये तो जीपी सीरीज उसने खुद बोली है, तो इसका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला क्या होगा? जीपी सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है टर्म निकालने का? टीएन का फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस 1। क्वेश्चन खत्म। एक्सप्लिसिट फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? एक्सप्लिसिट का मतलब होता है डायरेक्ट फॉर्मूला। तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने लिख दिया। एक्सप्लिसिट का मतलब बेसिकली है डायरेक्ट फॉर्मूला, जो बना हुआ फॉर्मूला होता है। अब बात करते हैं रिकर्सिव की। अब रिकर्सिव फॉर्मूला क्या होता है? अब रिकर्सिव फॉर्मूला क्या होता है इसे समझो।
चलो रिकर्सिव फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमारे पास एक सीरीज दे रखी है 2 6 18 डैश डैश डैश। समझना मैं बहुत बार करवा चुका हूं। फर्स्ट टर्म 2 है। रिकर्सिव फॉर्मूला कहता है प्रीवियस वैल्यू को यूज करना है। जैसे फर्स्ट वैल्यू 2 है तो अगर मैं t2 की बात करूं तो पहली वाली वैल्यू को यूज करना है। अब मुझे बताओ 6 कैसे आ सकता है, 6 कैसे आ सकता है, सोचो 6 कैसे आ सकता है। जब मैं प्रीवियस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, हाँ या ना। फर्स्ट वैल्यू 2 है, सेकंड वैल्यू 6 है, तो सेकंड वैल्यू कैसे आ सकती है जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 3 टू द 6 प्लस नहीं कर सकते क्योंकि जीपी सीरीज में बेसिकली मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। थर्ड टर्म आपकी कितनी है 18। अब ये देखो सेकंड टर्म है 6, सेकंड टर्म को देखो, अब इससे t3 से पहले वाली टर्म कौन सी है, सेकंड टर्म कितनी है 6 18 कब बन सकता है जब उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये देखो ना, ये देखो 3t2 6 6 3 18, प्रीवियस वैल्यू को यूज करना है। तो ऐसे चलते चलते जो हमारी nth टर्म होगी वो क्या होगी, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पे 2 है, यानी कि 3 टाइम्स t(n-1), क्वेश्चन खत्म। दिस इज अवर रिकर्सिव फॉर्मूला, प्रीवियस वैल्यू को यूज करना है। फर्स्ट टर्म 2 थी, सेकंड टर्म 6 कैसे आएगी जब इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t1। अगली टर्म 18 कैसे आएगी जब प्रीवियस वाले को 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर यहाँ 3 आ रहा है तो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ 1 आ रहा है, यानी कि अगर यहाँ n आएगा तो यहाँ पे n-1 आएगा। दिस इज रिकर्सिव फॉर्मूला, दैट्स इट। और यहाँ पे ये लिख देना कि n जो होगा वो 2 या 2 से बड़ा होगा, ठीक है। 1 पे काम नहीं करेगा क्योंकि 1 - 1 इज 0, तो t0 टर्म कुछ होती नहीं है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, केस स्टडी में आ सकता है, पेपर में केस स्टडी में आ सकता है, और क्वेश्चन अपनी शक्ल को चेंज करके भी आ सकता है। इसके लिए मैंने आपके पास एक बॉल रखी है, देखो मेरे पास एक बॉल है, ये रही एक बॉल। क्वेश्चन को समझना। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 मीटर। एक बॉल को, आप शायद देख पा रहे हो इस बॉल को, ये बॉल जो है, ये बॉल आप इसे 80 मीटर हाइट से फेंकोगे। सोचो अगर आप 80 मीटर हाइट से फेंकोगे तो ये बाउंस बैक होगी कि नहीं होगी, नीचे जाएगी फिर ऊपर आएगी, नीचे जाएगी ऊपर आएगी, ऐसा चलता रहेगा अगर आप इसे टच नहीं करोगे। अब बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 मीटर, एक बॉल 80 मीटर हाइट से ड्रॉप करी हमने। आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, अब उसने ग्राउंड को हिट किया, एक बॉल को ड्रॉप किया आपने हाइट 80 मीटर से, आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड को उसने हिट किया, इट बाउंस बैक टू 60% ऑफ द हाइट फ्रॉम विच इट फेल। ऊपर से फेंका, नीचे गई, वापस ऊपर आ रही है 60%। इट कंटिन्यू बाउंसिंग इन दिस वे ईच टाइम राइजिंग टू 60% ऑफ द प्रीवियस हाइट। वो जब भी नीचे गिर रही है ऊपर आने के लिए 60% बाउंस बैक कर रही है। मतलब क्या समझो, ये आपने पहली बार फेंकी, समझना कॉन्सेप्ट को, ये आपने फेंकी 80 मीटर हाइट से, 80 मीटर हाइट से गई नीचे, अब ये 60% ऊपर आएगी, ये 60% ऊपर आई। ध्यान से सुनो, पहले ये देखो, ये 80 था, यहाँ पे 80 था, यहाँ पे 80 था, ये फेंकी 80 मीटर नीचे गई, अब ऊपर कितनी आएगी 60%। 80 का 60% होता है 48, यानी कि 48 मीटर ऊपर आ गई, ऊपर आई, अब ये फिर नीचे गई, अब दोबारा से बाउंस बैक करेगी 60%, फिर 60% बाउंस करा, फिर नीचे गई, फिर बाउंस किया, फिर नीचे गई, फिर बाउंस किया, नीचे गई, लेकिन हमेशा 60% कर रही है, 60%। समझना क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो व्हाट हाइट डज द बॉल रीचेस आफ्टर द फिफ्थ बाउंस? आफ्टर द फिफ्थ बाउंस, पांचवी बाउंस। देखो इस क्वेश्चन को करवाने के मेरे पास 2 या 3 तरीके हैं, 2 या 3। मैं तुम्हें सबसे शॉर्टकट और सबसे बढ़िया तरीके से कराऊंगा। आफ्टर द फिफ्थ बाउंस, पांचवी बाउंस के बाद उसकी हाइट क्या होगी? व्हाट हाइट डज द बॉल, मतलब ऐसे टप्पे खा खा के गिर रही है, पहले 80 है ना, फिर लास्ट बाउंस जो होगी आफ्टर फिफ्थ बाउंस, उसकी हाइट क्या होगी? तो पहले लिखते हैं हाइट, फिगर बना के दिखाएं। फिगर ऐसे बनेगी, मान लो ये ग्राउंड है, ये 80 मीटर गई, बाउंस करी, बाउंस करके ऊपर आई, फर्स्ट बाउंस हुई है इसकी, यहाँ पे फर्स्ट बाउंस हुई,
ये ऊपर आई फर्स्ट बाउंस पे, ये कितनी आई है 60%, तो 80 का 60% 48, समझना ये गिरी बाउंस खाई, मतलब थोड़ा दूर दिखा रहे हैं ना तभी तो आप डिफरेंस कर पाओगे, पहले गिरी बाउंस करी वापस ऊपर आई 60, अब यहां से फिर नीचे गई है, ठीक है 48, मतलब 48 मीटर पहले ऊपर आई 48 नीचे गई, अब यहां पे बाउंस खाई, दिस इज द फर्स्ट बाउंस, फिर बाउंस खा के फिर 60% ऊपर आएगी 60%, फिर 60% ऊपर आई फिर नीचे गई, दिस इज द सेकंड बाउंस। ये दो क्यों दिख रही हैं आपको लाइनें? भाई बॉल नीचे जा रही, पहले बॉल ऊपर आई फिर बॉल नीचे गई, इसलिए दिखाया आपको दो लाइनें। एक ही लाइन में दिखाऊंगा तो कैसे बताऊंगा, 3D फिगर कैसे बनाऊंगा? पहले बॉल फेंकी 80 मीटर, टप्पा खाया, समझ टप्पा यहां खाया उसने, अब यहां से ऊपर आई 48 मीटर, क्यों? क्योंकि 60% ऊपर आती है, अब यहां पे आ गई, यहां से फिर नीचे गई, यहां से फिर नीचे गई, फिर टप्पा खाया, ये पहली बाउंस है, 80 मीटर गई, वर्टिकली नहीं दिखा सकते बट मैं दिखा रहा हूं, ये 48 वही सही है, वही फिगर अच्छी है, बुक्स में ऐसी बनी हुई है, 80 मीटर नीचे गई, बाउंस खाई, फर्स्ट बाउंस यहां लगी, ऊपर आई फिर नीचे गई, फिर 60% उठी तो यहां सेकंड बाउंस यहां लगी, ऊपर गई 60%, फिर नीचे गई, ऐसी थर्ड बाउंस, ऐसी फोर्थ, ऐसी फिफ्थ। ये आपको बताना है कि हाइट क्या थी फिफ्थ बाउंस के टाइम पे। तो हाइट ऑफ बॉल आफ्टर फर्स्ट बाउंस कितनी होगी? 80 का 60%, 48 मीटर। ये आपकी पहली बाउंस जब लगी, पहली बाउंस के बाद जब वो ऊपर आ रही है तो उसकी हाइट थी 48 मीटर। फिर हाइट ऑफ बॉल आफ्टर सेकंड बाउंस, अब कितना होगी? अब इस 48 का 60% होगी, 48 का 60%, मैंने कैलकुलेशन करके रखी हुई है, 48 का 60% 28.8, आई थिंक मीटर में है क्वेश्चन, मीटर। ये दूसरी बाउंस है। फिर हाइट आफ्टर याद रखना, आफ्टर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर थर्ड बाउंस, अब कितनी हो गई? अब इस 28.8 की 60% ऊपर आएगी वापसी, तो 28.8 का 60% होता है 17.28। फिर हाइट ऑफ बॉल आफ्टर फोर्थ बाउंस, अब 17.28 जो ऊपर आई है उसका फिर 60% बाउंस करेगी, वो हर बार 60% बाउंस कर रही है, तो आ गया 10.368। एंड लास्ट हाइट आफ्टर फिफ्थ बाउंस, अब 10.368 का 60%, यानी कि जो फिफ्थ के बाद जो बाउंस आ रही है वो आ रही है 6.208 मीटर की। क्वेश्चन समझ में आया? ये बॉल है, बाउंस करेगी, ये देखो ध्यान से, ये पहली बाउंस करी, ये देखो इतना ऊपर थी, ये 80 पे थी, यहां 80 पे आई, अब वापस आई 60% वापस आई, तो 60% कितना होता है? 48। फिर 60% ऊपर नीचे हो रही है बॉल, तो अगली बार 28, 17, दिस। तो हाइट does the ball reach after fifth bounce is 6.208 मीटर। खत्म। सेकंड पार्ट बहुत बढ़िया है इसका, और आधे बच्चे इसमें गलती करके आते हैं, आप मत करके आना। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस द बॉल ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट हिट्स द ग्राउंड फॉर द सिक्स्थ टाइम। समझो इस बात को। वो कह रहा है अगर बॉल सिक्स्थ टाइम में बाउंस करी, सिक्स्थ टाइम 6 बार चली, तो बताओ उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। देखो पहला डिस्टेंस ट्रेवल किया 80, फिर ये टकरा के ऊपर आई तो कितना चली 48, फिर 48 नीचे भी तो गई है। समझना क्वेश्चन को मैं बताता हूं। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, सबसे पहले बॉल फेंकी आपने, ये फॉल गई, ये गई 80 मीटर, कितना ट्रेवल करी है वो, ठीक है। अब बॉल यहां पे बाउंस करी, मान लो यहां बाउंस करी और ऊपर आई थी वो 60%, यानी कि 48। अब बॉल यहां पहुंच गई है, ना 60%, अब बॉल द्वारा नीचे भी तो जा रही है 48, पहले 48 ऊपर आएगी, फिर 48 नीचे जाएगी, ये 48 नीचे गई,
ये इसकी पहली बाउंस हो गई। अब क्या हुआ होगा, अब फिर 60% ऊपर आई, और कितनी आई थी ये देखो, कितनी ऊपर आई थी, हाइट कितनी थी 28.8 वो ऊपर आई, और 28.8 वो नीचे भी गई होगी, 28.8। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, ध्यान से देखना, सबसे पहले उसकी वर्टिकल हाइट जो निकालनी है, वर्टिकल हाइट मतलब वो कितना ट्रेवल कर रही है, कितना ट्रेवल कर रही है, तो सबसे पहले 80 बाई 80, सबसे पहले वो 80 नीचे गई, उसकी वर्टिकल हाइट थी 80। अब 48 ऊपर गई, 48 नीचे आई, तो यानी कि ट्वाइस ऑफ 48, 48 दो बार आ गया, 48 दो बार आ गया, 48 ऊपर गई, 48 नीचे गई, तो दोनों काउंट करेंगे ना, हाइट ऊपर भी गई नीचे भी गई। फिर अगली बार 28.8 गई है, ऊपर भी गई फिर नीचे भी आई टकराने के लिए, तो 28.8 भी डबल हो गया, डबल, तो मैंने बाहरी 2 लगा दिया। फिर अगली बार कितनी गई थी 17.28, 17.28 पहले ऊपर गई होगी बॉल, फिर नीचे आई होगी, फिर टकराई, अब कितनी चली 10.368, 10.368 ऊपर बॉल ऊपर गई, फिर नीचे आई, और फिर 6.208 ऊपर गई और नीचे आई, 6.208 ऊपर गई और नीचे आई। ऊपर गई और नीचे आई का मतलब है आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इन सबको 48 ऊपर गई, 48 नीचे आई, फिर टकरा के ऊपर आई, तो जब ऊपर आई तो 28.8 आई, 28.8 ऊपर आई, फिर नीचे गई 28.8, इसलिए ट्वाइस हो गया। जब ऊपर आई तो 17.28 आई, फिर नीचे गई होगी बॉल टकराने के लिए, फिर 10.368 ऊपर आई, फिर नीचे गई, फिर 6.208 ऊपर गई, फिर नीचे गई, तो ये ऊपर और नीचे चल रही है बॉल आपकी, है ना। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ट्वाइस, बच्चा ये पेपर में नहीं लगा के आता, वो गलती करता है, वो ऊपर तो बॉल को भेज रहा है लेकिन नीचे भी तो भेजो ना भाई मेरे, वर्टिकल हाइट है ना। तो उसने बोला था वर्टिकल हाइट बताओ 6 टाइम में, तो 6 टाइम हो गई ना, ये पहली जब हमने सबसे पहली बार फेंकी है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी और ये छठी। अब इनका टोटल करना है 80 + 2, इन सबको प्लस करना हर बच्चे को आता है, ठीक है, हर बच्चे को आता है, चेक कर लो एक बार। 48 है, 28.8 वैल्यू सही है, 17.28, 10.368 और 6.22 है, ये 6.2208 है, ठीक है। पीछे भी मैं अभी सही कर देता हूं, इसको प्लस करने पे आ रहा है 110.6688। अब आप क्या करोगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बच्चा गलत करके आएगा। 221.376, इसमें प्लस कर दो बेटा, आपकी टोटल हाइट आ गई 301.3376, दैट्स इट। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, और भी मेथड है, बट दिस इज द कन्वीनियंट वे, तो मैंने आपको इस वे से करवाया। ये क्वेश्चन अपनी शक्ल बदल के आ सकता है, किसी और शक्ल से भी आ सकता है, थोड़ा ध्यान रखना है इसका, ठीक है ना। यहाँ 60% लिखा है, टीचर आपको 50% दे सकती है, 40% दे सकती है, केस स्टडी में आ सकता है, क्वेश्चंस में आ सकता है, शक्ल बदल के आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके एग्जांपल्स है बुक में, वो भी करके देखो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटिंग के लिए टाइम दे रहा हूं, नोटिंग कर लेना इसको, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन है, जस्ट अभी क्या था, which term of the sequence this is 128, 2√2 4 dash 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 is 128। देखो बच्चा, इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि ये एपी है या जीपी है, अब तुम फंस मत जाना पेपर में, पहले चेक करो ये एपी है या जीपी है। ये जीपी है, कैसे पता चला, ये देखो एपी तो है ही नहीं, इसमें से इसको माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस सेम आ ही नहीं रहा, ओरल दिख रहा है, लेकिन ये जीपी है, कैसे, इसकी कॉमन रेशियो देखो, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करेंगे तो √2 आ रही है, और 4 को 2√2 से करेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 × 2, नीचे है 2 × √2, इस 2 से 2 कट गया, और सब बच्चों को पता है कि एक 2 में 2 रूट होते हैं, तो एक कट गया, एक बच गया, ये देखो ये भी √2 आ रहा है और ये भी √2 आ रहा है। अगर रेशियो ये R1 थी और ये R2 थी तो दोनों रेशियो सेम आ रही है, कॉमन रेशियो सेम, कॉमन रेशियो सेम है, तो ये जीपी में, तो पेपर में याद रखना, पहले चेक करना पड़ सकता है जीपी है कि एपी है। अब क्वेश्चन खत्म है, ए कितना है, ए कितना है 2, कॉमन रेशियो कितनी आ चुकी है √2, और ये जो आपको दिख रहा है वो इसकी लास्ट टर्म है, 128 वैल्यू दे रखी है, टीएन इज 128 वैल्यू दे रखी है,
आपको टर्म निकालनी है, विच टर्म? तो Tn का फॉर्मूला सबको पता है, Gp का होता है ARn-1 इज इक्वल्स टू 128। ए की जगह पे हम ले लेंगे 2, आर की जगह पे ले लेंगे √2, n-1 इज इक्वल्स टू 128। 2 इसके नीचे चला जाएगा तो √2 n-1 इज इक्वल्स टू 128/2। बेटा आप सबको ये पता होना चाहिए, नहीं पता तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है तुम्हारी जिंदगी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अगर ये रूट हटता है, ये रूट हटता है, ये रूट हटाना चाहता हूं मैं, तो इसके ऊपर 1/2 लगा सकते हो। याद रखना इट इज स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट अगर आप हटाओगे तो यहां पे 1/2 बन जाता है पावर में, ठीक है। और इसके ऊपर पावर है n-1, ये कट गया, ये आ गया 64। अब ये देखो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, दिस इज n-1/2, दोनों मल्टीप्लाई हो गए। और 64 को हम लिख सकते हैं 2 4 8 16 32 64, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। और अगर बच्चे को पता है कि अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल में आ जाती है, यानी कि n-1/2 इज इक्वल टू 6, n-1 इज इक्वल टू 12 एंड n इज इक्वल टू 30, यानी कि जो 13th टर्म है वो बनेगी 128। 13th टर्म इज 128। तो पहले आप चेक करोगे इज इट एपी और जीपी, पहले आप चेक करोगे, उसके बाद आप क्वेश्चन को लिखोगे। अगर पेपर में नहीं लिखा हुआ ये एपी है या जीपी है, देखो यहां नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ माय गॉड, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, बट थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, समझने में तुम लोगों को टाइम लग सकता है, बट समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केस स्टडी में आ सकता है, क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, सीधा सीधा पूछ सकते हैं टीचर, ट्रिपल ए क्वेश्चन है। फिगर 8.12 शो स्टेजेस 0 to 3 ऑफ अ सायरपिंस्की स्क्वायर कारपेट। ये कुछ एक स्टेजेस दे रखी है 0 से लेके 3 तक किसी सायरपिंस्की स्क्वायर कारपेट की। ये देखो, ये एक आपको बिल्कुल रेड कलर या ऑरेंज कलर दिख रहा होगा, ये आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर दिया हुआ है। उसके बाद यहां पे देखो एक यहां पे ब्लैंक आपको व्हाइट दिख रहा होगा, यहां पे बहुत सारे व्हाइट दिख रहे हैं, यहां पे पता नहीं कितने दिख रहे हैं, भूल जाओ, दिख ही नहीं, हम गिन ही नहीं सकते अभी तो, ठीक है। कहता है यहां पे स्टेज 0 से स्टेज 3 दे रखी है। स्टेज 0 ऑफ दिस फ्रैक्टल इज अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। वो कह रहा है ये जो आपको दिख रहा है ये प्योर एक स्क्वायर शीट ऑफ पेपर है, ये देखो एक स्क्वायर शीट ऑफ पेपर है, बस एक स्क्वायर शीट ऑफ पेपर है। दिस इज स्टेज 1। तो स्टेज 1 में आपको एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर दे रखा है, दिस इज स्टेज 1, स्टेज 0, दिस इज स्टेज 0। फिर कहता है स्टेज 1 में क्या लिखा है, स्टेज 1 ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज ट्राइसेक्टेड। स्क्वायर को ट्राइसेक्ट किया गया, हर साइड को ट्राइसेक्ट किया गया, एंड द पॉइंट्स ऑन द ट्राइसेक्शन ऑफ अपोजिट साइड्स आर जॉइंट टू ऑब्टेन 9 स्मॉलर स्क्वायर। ये क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। ये कहता है स्टेज 2 कैसे बनी है, ये कहता है ये स्क्वायर है, दिस इज स्टेज 1। ये कहता है हर साइड को ट्राइसेक्ट किया गया, ट्राइसेक्ट मतलब होता है 3 पार्ट में डिवाइड, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ट्राइसेक्टेड। एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, सेम कर दिया गया और फिर ज्वाइन किया गया। ज्वाइन मतलब ऐसे ऐसे, ये ज्वाइन किया गया। वो कहता है कि स्टेज 1 में एक स्क्वायर था, ध्यान से समझना, पूरी ताकत लगा रहा हूं समझाने के लिए। स्टेज 0 में एक स्क्वायर था, स्टेज 1 में इनको ट्राइसेक्ट किया गया, यहां पे बन रहे हैं 9 स्क्वायर, आपको दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्क्वायर बन रहे हैं। अब वो कह रहा है द सेंटर स्क्वायर इज देन रिमूव्ड एंड द 8 स्मॉलर स्क्वायर आर रिटेन्ड लीविंग अ स्क्वायर होल इन द सेंटर। वो कहता है कह रहा है ये स्क्वायर रहने दो, ये स्क्वायर रहने दो, ये स्क्वायर रहने दो, ये रहने दो, ये सब रहने दो। कह रहा है बीच में से बीच वाले स्क्वायर को निकाल लिया, इस स्क्वायर को निकाल लिया, इस स्क्वायर को निकाल दिया। समझना क्वेश्चन में पूरा डिटेल में बता रहा हूं, पूरी डिटेल में। ये वाला स्क्वायर निकाल लिया, एक स्क्वायर निकाल लिया। अब अगली स्टेज में क्या किया उसने, सेम काम उसने अगली स्टेज में किया। द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड
ऑन द 8th स्मॉलर शेडेड स्क्वायर टू ऑब्टेन स्टेज सेकंड। अब देखो स्टेज सेकंड कैसे बनेगी, ध्यान से देखना। ये स्टेज 2 है मेरी, ध्यान से देखने की कोशिश करना। अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन हमारा हो गया, क्वेश्चन हमारा हो गया। स्टेज 0 में एक स्क्वायर था, स्टेज 1 में इसके ट्राइसेक्ट करके हमने क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया, ध्यान से देखो, हमने 9 स्क्वायर बनाए। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, मैं इसे जूम कर रहा हूं, तुम्हें दिखेगा, जूम जूम जूम। अब देखो उसने क्या किया, उसने हर स्क्वायर के अंदर, ये जो एक स्क्वायर दिख रहा था ना, एक स्क्वायर, ये एक स्क्वायर था, इसमें इसके 9 टुकड़े करके एक को बाहर निकाला। वो कह रहा है अब हर स्क्वायर, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, कह रहा है ये हरकत सबके साथ करी, मतलब इस स्क्वायर का भी एक टुकड़ा बाहर निकाला। ये देखो इस स्क्वायर के अंदर, मतलब इसके ये 9 टुकड़े करे इसने, इसके हर स्क्वायर के, इस स्क्वायर के 9 टुकड़े करके एक निकाला, इसके भी 9 टुकड़े करे। आ रहा होगा समझ में, हर स्क्वायर के 9 टुकड़े करके एक बीच वाला निकाला, इसके भी 9 टुकड़े करके बीच वाला निकाला, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी। आई बात समझ में? ये पूरा स्क्वायर था सिंगल यानी कि 1, इसी स्क्वायर के 9, पूरे स्क्वायर के 9 टुकड़े करके एक निकाला। अब ये हर स्क्वायर का 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 स्क्वायर के टुकड़े कर दिए और एक एक टुकड़ा बीच में से बाहर निकाला। ये आपका क्वेश्चन। अब अगर समझ में आ गया हो तो मजा आ जाएगा, नहीं तो रिवाइंड करके सुनना पड़ेगा वीडियो को। देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 स्क्वायर, 8 स्क्वायर जो थे, इन 8 स्क्वायरों को टुकड़े किए गए, 9 टुकड़े किए गए और एक एक टुकड़ा बाहर निकाला, एक एक टुकड़ा बाहर निकाला। सेम अब इस छोटे से पार्ट के टुकड़े करे 9 और उसमें से एक बाहर निकाला, यानी कि एक सीक्वेंस चल रही है। आ रहा होगा समझ में, आ रहा होगा समझ में, आ रहा है समझ में, मेरे हिसाब से आ गया होगा। एक स्क्वायर के 9 टुकड़े करे, बीच वाला हिस्सा निकाला। अब बचे कितने, 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर के हर स्क्वायर के टुकड़े करे, हर स्क्वायर के टुकड़े करे, हर स्क्वायर के टुकड़े करे और एक एक टुकड़ा बाहर निकाला। फिर उसके छोटे से पार्ट के भी 9 टुकड़े करके फिर एक टुकड़ा बाहर निकाला। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो हाउ मेनी रेड स्क्वायर्स आर देयर इन स्टेज 0 से 9? 0 से लेके 3, 0 1 2 3, इन सारी स्टेजेस में कितने रेड स्क्वायर है? यहां पे कितने रेड स्क्वायर दिख रहे हैं? 1। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे इसे, कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में कैसे लिखना मैं आपको बताता हूं। आप लिखोगे नंबर, फर्स्ट पार्ट का आंसर है नंबर ऑफ रेड स्क्वायर एट स्टेज 0। स्टेज 0 पे नंबर ऑफ रेड स्क्वायर थे 1। नंबर ऑफ रेड स्क्वायर एट स्टेज 1, यहां पे रेड स्क्वायर आपको कितने दिख रहे हैं? 8। नंबर ऑफ रेड स्क्वायर एट स्टेज 2, गिनने तो गिन लो भाई, इस स्टेज 2 में कितने रेड स्क्वायर है? यहां पे 8 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 10 64, 1 2 3 4 5 6 7 8 और हर एक में 8 है तो 64 हो गए, 64। तो ध्यान से देखो, एक पैटर्न बन के नहीं आ रहा, पैटर्न नहीं बन के आ रहा, पैटर्न देखो। 64 को लिख सकता हूं मैं 8 का स्क्वायर, 8 को लिख सकता हूं मैं 8 की पावर 1 और 1 को लिख सकता हूं मैं 8 की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 1 होती है। 8 1 8, 8 का स्क्वायर 64। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 0 से 3 स्टेज में कितने रेड स्क्वायर हैं? तो पहला क्वेश्चन चल रहा है हमारा, तो नंबर ऑफ स्टेज 2 के निकल गए, तो नंबर ऑफ रेड स्क्वायर, नंबर ऑफ रेड स्क्वायर एट स्टेज 3 क्या होंगे? अगर ये 8 की पावर 0 है, 8 की पावर 1 है, 8 की पावर 2 है, तो होगा 8 की पावर 3 यानी कि 512 होंगे। पहला पार्ट हमारा खत्म हो गया। सेकंड पार्ट कह रहा है कैन यू प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ रेड स्क्वायर, रेड स्क्वायर कितने होंगे स्टेज 4 और स्टेज 5 में? तो सेकंड पार्ट नंबर ऑफ रेड स्क्वायर, नंबर ऑफ रेड स्क्वायर एट स्टेज 4, तो स्टेज 4 में कितने होंगे? 8 की पावर 4। और नंबर ऑफ रेड स्क्वायर एट स्टेज 5 कितने होंगे? 8 की पावर 5। 8 की पावर 4 में कैलकुलेट कर देता हूं, दिस इज 9096 और 8 की पावर 5 में कैलकुलेट कर देता हूं 32768, 32768 इतने स्क्वायर होंगे। तो बनाना तो इम्पॉसिबल है, इसलिए
यहीं से समझना पड़ेगा आपको। 2 पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट, कैन यू फाइंड अ रूल एक्सप्लिसिट रिकर्सिव। कैन यू फाइंड अ रूल फॉर द नंबर ऑफ रेड स्क्वायर एट द nth स्टेज। nth स्टेज का कोई आप रूल बना सकते हो स्क्वायर निकालने का, ठीक है, देखते हैं। राइट द एक्सप्लिसिट फॉर्मूला एज वेल एज रिकर्सिव फॉर्मूला ऑफ द नंबर ऑफ रेड स्क्वायर इन एनी स्टेज। दोनों बताने हैं, रिकर्सिव भी बताना है और एक्सप्लिसिट भी बताना है, तो दोनों निकाल देते हैं। थर्ड पार्ट, कोई रूल बताना है रिकर्सिव भी और एक्सप्लिसिट भी, तो कैसे होगा ध्यान से देखो। एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट फॉर्मूला का मतलब होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, तो देखते हैं क्या हो सकता है। सबसे पहले वैल्यू है 8 की पावर 0, फिर है 8 1, फिर 8 2, फिर 8 3, फिर 8 4, फिर 8 5, ऐसा आ रहा है। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट स्टेज पे 0 है, सेकंड पे 1 है, थर्ड पे 2 है, थर्ड ऐसे चलता रहेगा। तो nth टर्म क्या होगा, nth लास्ट टर्म क्या होगा, सोचो, 8 की पावर n। क्योंकि अगर मैं यहां पे 0 डालता हूं, देखो 0 t0 पे आएगा 8 की पावर 0, t1 8 की पावर 1, t2 8 की पावर 2, 3 डालोगे तो 3 आ रहा है, 4 डालोगे तो 4 डाल रहे हैं, 5 है तो 5 आ रहा है, 0 डालोगे तो 0 आ रहा है। तो इसका मतलब nth फॉर्मूला जो होगा वो होगा 8 की पावर n। इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट, डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, डायरेक्ट। अब हम बात करते हैं रिकर्सिव की, तो रिकर्सिव में क्या होगा वो भी देखते हैं। रिकर्सिव में देखते हैं क्या होगा, 1 8 64 512, 1 8 64 512 एंड सो ऑन। तो रिकर्सिव में क्या होगा, रिकर्सिव का फॉर्मूला का मतलब है आपको प्रीवियस टर्म को देखना। देखो फर्स्ट टर्म 1 आ रही है, सेकंड टर्म 8 आ रही है, तो 8 कैसे आएगी, अगर मैं पहली टर्म को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 8 टाइम्स ऑफ t1। 8 कैसे आएगा सोचो, इससे 8 कैसे आएगा, दो ही रास्ते हैं, या तो 8 आप प्लस कर सकते हो या 8 आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो आप 7 प्लस कर सकते हो 8 आने के लिए, या 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये जीपी सीरीज चल रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई। थर्ड टर्म 64 है, अब ये 64 है और इसको देखो सेकंड टर्म को, सेकंड टर्म 8 है, ये 64 है, ये 64 कैसे बन सकता है, ये 8 टाइम्स ऑफ t2। तो ध्यान से देखो, अब सीरीज बन गई है। तो बेटा nth टर्म क्या बनेगी, 3 है तो 2 है, 2 है तो 1 है, तो n है तो क्या होगा, n माइनस 1, और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। That's it, खत्म, फिनिश। थर्ड पार्ट फिनिश। चौथा पार्ट, अब कह रहे हैं सपोज द एरिया ऑफ द स्क्वायर इन स्टेज 0 एंड 1। सपोज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया दे रखा है, एरिया जो है स्क्वायर का, इस स्क्वायर का एरिया स्टेज 0 इज 1 स्क्वायर यूनिट्स, इसका जो एरिया है वो 1 है, एरिया 1 है, एरिया। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ रेड रीजन इन द स्टेज 1 2 3, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन इन द स्टेज 4 5, 5 तक एरिया बताओ। अगर एक का एरिया 1 है तो बाकी का बताओ। देखो जी, अब आप कैसे लिखोगे, फोर्थ पार्ट में बहुत सारी चीजें पूछ ली है, एरिया पूछा गया, ठीक है। अब देखो, एरिया ऑफ रेड स्क्वायर है ना, एरिया ऑफ रेड स्क्वायर एट स्टेज 0। अब दिमाग लगेगा, अभी इट इज 1, तो एरिया ऑफ रेड स्क्वायर एट स्टेज 1 कितना होगा, सोचेंगे, अब बैठ के पीछे देखते हैं, ठीक है। आओ जी, फिगर में देखते हैं। इसमें दिया है कि इस वाली स्टेज का एरिया 1 है, इसका एरिया 1 है। इसमें बेसिकली देखा जाए तो 9 स्क्वायर थे, छोटे वाले, अगर मैं इसे काटता तो ऐसे 9 स्क्वायर बनते। सोचो, सिर्फ सोचना है आपको, यानी कि 9 छोटे स्क्वायर का एरिया 1 है। सोचो, सिर्फ सोचो, 9 स्मॉलर स्क्वायर का एरिया 1 है, बिल्कुल है। तो एक छोटे का एरिया कितना होगा, एक छोटे का, वन स्मॉलर स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 1/9। 9 चॉकलेट एक बच्चे, 9 चॉकलेट्स एक बच्चे को, वैसे मैं एग्जांपल ले रहा था कि 9 बच्चों को एक चॉकलेट देनी है, 9 बच्चे, कंफ्यूज ना हो जाना तुम, चलो छोड़ो ऐसे रहने दो। इसमें 9 रीजन थे बेसिकली, देखा है वैसे तो ये एक ही है, लेकिन इसके जब टुकड़े हुए तो इसके 9 टुकड़े हुए, तो इसका मतलब है 9 छोटे स्क्वायर एक
1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, तो एक का एरिया क्या आएगा 1/9, वो समझ लो पहले। अगर वो बात समझ में आ गई तो बात बन जाएगी। 9 का एरिया अगर 1 है तो एक पार्ट का एरिया क्या होगा, जैसे कि ये देखो, ऐसे आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, ये 9 कॉपीज है, मान लो 9 कॉपीज है। एक कॉपी इन सबका एरिया अगर 1 है तो एक का एरिया क्या निकलेगा 1/9। ऑब्वियस है, सोचो ना, अगर 9 कॉपियां हैं, इनका टोटल एरिया 1 है, तो एक कॉपी का 1/9 होगा, अगर वो स्क्वायर है, ठीक है ना। और सिंपल भाषा में चाहिए तो मान लो ये 2 स्क्वायर है, ये 2 चीजें हैं और इनका दोनों का एरिया 1 है, तो आधे का क्या होगा 1/2, आधे का 1/2, तो यहां 9 पार्ट थे तो 1/9, ठीक है 1/9। तो इसमें अब 8 स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, अगर 9 का 1 है तो 1 का होगा 1/9, तो 8 का क्या निकलेगा 8/9। इसे अपने माइंड में डाल लो, यही आपका कॉन्सेप्ट है। तो अगले वाले का स्टेज 1 का होगा 8/9। तो एरिया ऑफ स्टेज 2 क्या होगा, स्टेज 2 क्या होगा 8/9 का स्क्वायर, क्योंकि अगला पार्ट 8/9 हो जाएगा। फिर स्टेज 3 का क्या होगा 8/9 का क्यूब। याद रखना 9 छोटे स्क्वायर का एरिया 1 है, तो 1 का कितना होगा 1/9, तो 8 का कितना होगा 8/9। ऐसे आगे चलता रहेगा, प्रोसेस चलता रहेगा। स्टेज 1 का 8/9, स्टेज 2 का 8/9 का स्क्वायर, स्टेज 3 का 8/9 की पावर 4, तो स्टेज 4 का भी निकालना है। स्टेज 4 का हो जाएगा 8/9 की पावर 4, और स्टेज 5 का क्या हो जाएगा 8/9 की पावर 5। अब ध्यान से देखो, तो 1 को भी मैं क्या लिख सकता था, 1 को मैं लिख सकता था 8/9 की पावर 0 लिख सकता हूं ना, क्योंकि किसी की पावर 0 1 आती है। ये हो गया 8/9 की पावर 1, 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलता रहेगा। क्या निकालना उसके बाद, सपोज द एरिया निकल गया हमारा 4 और 5 स्टेज का। फिर वही एक्सप्लिसिट एज वेल एज रिकर्सिव फॉर्मूला बनाना है ऑफ द रेड रीजन, व्हाट हैपेंस टू द एरिया ऑफ द, ठीक है, बस वही निकालना है, एक्सप्लिसिट और रिकर्सिव फॉर्मूला। तो बेटा इसका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला क्या होगा, एक्सप्लिसिट मतलब होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, तो देखते हैं क्या हो सकता है। 8/9 की पावर 0, 8/9 की पावर 1, 8/9 की पावर 2, 8/9 की पावर 3, 8/9 की पावर 4, ऐसे चल रहा है। तो क्या निकलेगा बेटा, फर्स्ट का ये है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये है, फोर्थ का है, तो nth का क्या निकलेगा 8/9 की पावर n। 0 डालोगे तो 0 आएगा, 1 डालोगे तो 1 आएगा, 2 डालोगे तो 2 आएगा, 3 डालोगे तो 3 आएगा, n डालोगे तो n आएगा। दिस इज एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट। और दूसरा है आपका रिकर्सिव। रिकर्सिव कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना, वो आपको मैं बहुत बार सिखा चुका हूं निकालना। फर्स्ट टर्म इज 1, सेकंड टर्म इज 8/9। तो सेकंड टर्म को फर्स्ट की मदद से निकालोगे तो कैसे निकालोगे, इसको 8/9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8/9 टाइम्स ऑफ t1। 8/9 ऑफ 1 इज 8/9। थर्ड टर्म कितनी है हमारी 8/9 का स्क्वायर है। तो ये कैसे निकलेगा, जब प्रीवियस टर्म को आप 8/9 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 8/9 ऑफ t2, 8/9 ऑफ t2 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो nth फॉर्मूला वो कैसे निकलेगा, nth फॉर्मूला कैसे निकलेगा, 8/9, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 2 है, तो 8/9 ऑफ t(n-1) और n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। दैट्स इट, दिस इज योर रिकर्सिव फॉर्मूला। एक्सरसाइज क्लोज है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल नंबर बुक में 9 और 10 है, वो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 10 जरूर करना, ठीक है, जरूर करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।